एक बार सब बच्चों ने मिलकर नरेंद्र का घर में ऊपर में एक कमरा था, सबसे ऊपर में, वो कमरा पे जाकर सब बैठ गए। ध्यान का खेल नरेंद्र निर्देश कर रहा है कैसा करना है। सब बैठ जाना है, बैठ गए, आँख बंद करना है, बंद कर दिया। नरेंद्र ध्यान में एकाग्र हो गया, बाह्य प्रज्ञा गई। बाकी वालों ने आँख तो बंद किया लेकिन मन तो चंचल है, बीच बीच में आंखें खोल के देख रहे दूसरे लड़के क्या कर रहे हैं। एक दिन जब लड़के ध्यान ध्यान का ये खेल विले के घर के बरामदे में खेल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ उसकी ओर आ रहा है। वो भयानक जहरीला नाग था। वो उछल पड़े और जितना तेज भाग सकते थे भाग निकले और वो चिल्लाते रहे, विले विले जल्दी भागो, जल्दी भागो, वहां एक बड़ा नाग है, वो तुम्हें डस लेगा, भागो भागो। लेकिन विले ने उनकी एक न सुनी। वो वहां अब भी आंखें बंद किए ध्यान लगाए बैठा रहा। वो केवल ईश्वर चिंतन करता रहा। उसे पता ना था कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उधर नाग ने क्या किया, वो थोड़ी देर तक फर्श पर इधर उधर रेंगता रहा और फिर चलता बना। उसने विले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियाँ, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होके भी दूर नहीं होते। और हमारा रिश्ता तो है ही नज़दीकियों का, तो आपको तो दूर जाने का सवाल है भी नहीं। इन्हीं नज़दीकियों को और पास लाने और आपसे मिलने हम फिर हाजिर है आप ही के कार्यक्रम सुप्रभात धरती धोरारी में। मैं राधिका गौतम और मैं हूँ आपके साथ असर। तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, कहते हैं ज्ञान ही वो मकाम है जो आपको इस दुनिया में एक दर्जा दिलाता है, आपकी महिमा का गुणगान करता है। लेकिन ये ज्ञान हमें किससे मिलता है? ये ज्ञान हमें मिलता है गुरुजनों से। जी हाँ दोस्तों, गुरुजनों की भूमिका की अगर बात करें तो शायद वक्त कम पड़ जाए, लेकिन ये बात पूरी नहीं हो सकती। और इस गुरुजनों की भूमिका को लेकर कबीरदास जी की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ दोस्तों, जिसे ईश्वर ने स्वयं भी खुद से ज़्यादा श्रेष्ठ बताया है वही होता है गुरु। और आज सुप्रभात धरती धोरारी के इस मंच पर गुरुजनों की भूमिका की ही बात करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा जी का। पंडित जी, सुप्रभात धरती धोरारी के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का वक्त है और सुबह का वक्त एक साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। और गुरुजन जो साधना करते हैं एक तरीके से एक किसान की तरह वो काम करते हैं और सुबह से शाम तक अपने बच्चों को एक फसल की तरह तैयार करते हैं, उन्हें सींचते हैं, उन्हें उनका पोषक तत्व देते हैं। ऐसे में सुबह का वक्त काफ़ी खास माना जाता है। सुबह का वक्त वो वक्त होता है जब गुरुजन अपना श्रेष्ठ अपने बच्चों को दे पाते हैं। ऐसे में सुबह की अगर बात हम करें तो सुबह की आपकी शुरुआत किस तरह की होती है? सुबह मैं 4:30 बजे उठता हूँ और 5 बजे तक स्नान इत्यादि कर्म से निवृत्त होकर के मैं मेडिटेशन करता हूँ। और इसके बाद में सूर्योदय होता है तो मैं आधा घंटा सूर्य के दर्शन करता हूँ। इससे मेरी आँखों को भी फ़ायदा रहता है और एक्टिव रहता हूँ, पूरी एनर्जी मुझे मिलती है। उसके बाद में मैं खुद पढ़ता हूँ, बुक्स वगैरह लिखता हूँ। फिर उसके बाद में मैं पढ़ाता हूँ 4 घंटे। मैं पॉलिटिकल साइंस और एस्ट्रोलॉजी 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इसके बाद में दोपहर का जो समय है वो पढ़ने लिखने में बीत जाता है। इसके बाद 3 घंटे मैं कोर्ट में जाता हूँ क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूँ। उसके बाद 5 बजे फ्री होकर के 1 घंटा घर पे आराम करता हूँ। फिर उसके बाद में पढ़ाने का काम शुरू हो जाता है और वो रात को 9 साढ़े 9 बजे तक चलता है। इसके बाद में नाइट का खाना खाने के बाद मैं किताबें लिखता हूँ और रात को 1:30-2 बज जाते हैं मुझे। फिर उसके बाद मैं सोता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। अरे वाह! तो पंडित जी कहते हैं कि
जीवन जो है वो एक नएपन की तरह शुरू होता है सुबह से। हाँ, एक नया बिल्कुल जन्म सही। होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। बिल्कुल लेकिन सही। अगर मैं बात करूं आजकल की सुबह की, आपने शुरुआत बताई सुबह किस तरह से शुरू होती है, लेकिन बात करें बचपन के उस दौर की जब हम कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और जिस सांचे में हमें ढाला जाए हम उसी का आकार ले लेते हैं। ठीक है। उस वक्त आपकी सुबह की शुरुआत किस तरह की होती थी? क्योंकि स्कूल जाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी तैयार होना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुआ करती होंगी। उस टाइम उठना होता था 8 बजे और जल्दीबाजी में तैयार होकर के नाश्ता किया और स्कूल भागना, और छुट्टियां ज़्यादा करता था मैं। पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा, लेकिन जैसे जैसे मैं 8वीं क्लास में आया तो हमें स्कूल में 00 नंबर दिए जाते थे और वो मेरे आया करते थे। तो हम हमारे गुरुजी से पूछते थे, सर ये 00 क्या है, जीरो तो सुना है। जी। तो उन्होंने कहा तुम 0 से गए हुए हो बिल्कुल नीचे, ओहो। कि तुम उठ नहीं सकते। तो 8वीं के बाद 9th में मैंने फर्स्ट डिवीज़न पास किया और मेरी एक भी एब्सेंट नहीं रही। स्कूल में 3 साल का मेरा रिकॉर्ड रहा कि मैंने कभी छुट्टी नहीं की। बीमार था तो भी मैं स्कूल जाता था। उन गुरुजनों की प्रेरणा से मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए और मुझे इतना पढ़ना चाहिए कि मतलब पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। जी। तो पूरा जीवन मुझे एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के रूप में बिताना है। जी। तो उसके बाद में मैंने 10th किया। 10th मैंने मेरिट किया। अरे वाह। उस स्कूल में मैं फर्स्ट स्टूडेंट था जो मेरिट आया था। अरे वाह। स्कूल का नाम था श्री गोविंद देव सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, बिरला की तरफ से चलता था वो। जी। उसके बाद में 11th 12th कर लिया मैंने। फिर मैं राजस्थान कॉलेज में आ गया। राजस्थान कॉलेज में मेरा कोई पढ़ने का एक एवरेज रहा, परसेंटेज कोई ज़्यादा नहीं रहा। तो ये राइटर बनने के पीछे एक बहुत बड़ी घटना है जी, बताएं। कि मैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहा था। जी। क्वेश्चन था राजा राम मोहन राय। अब मेरे पास घड़ी थी नहीं। उस टाइम जो घंटी बजती थी स्कूल में, जी। कॉलेज में, वो 1 घंटे पे बज रही थी। मैंने उसको आधा घंटा समझा। जी। 1.5 घंटे में मैंने केवल 2 ही क्वेश्चन किए। 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। अरे वाह। एग्जामिनर ने आगे कॉपी छीन ली कि टाइम पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा घड़ी लेके आया करो और ये 2 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, मैनेज करके चलो। जी। तो उस दिन से मेरे दिमाग में ये आ गई कि ये कॉपी छीन के आज के बाद मेरे से कोई लेके ना जाए। जी। तो मैं 5 मिनट पहले कर लूँ। जी। नंबर तीसरा, उन्होंने मुझे कहा था कि इतना इसमें मत लिखो, आप PhD कर लो और किताब लिखो जी खोल के, समय आपके पास बहुत है। अरे वाह। और सबसे बढ़िया ये रहेगा। तो मेरे दिमाग में तभी से आ गई कि एक तो कोई कॉपी छीन के नहीं लगे जाए, और दूसरा मैं इतना लिखूँ इसमें कि मतलब जितना मैं लिख सकता हूँ कि कोई इसको पढ़े तो उसको आगे से आगे नॉलेज मिले, जी। टॉपिक आगे से आगे। तो इसलिए मैं फिर राइटर बन गया। मैंने पॉलिटिकल साइंस से MA कर लिया। जी। MA करने के बाद मैंने B.Ed का एग्ज़ाम दिया। जी। B.Ed के में मेरे 0 नंबर आया, मैं फेल हो गया। फिर मैंने तकदीर में पॉजिटिव थिंकिंग रही। जी। जी। तो मुझे लगा कि मैं अध्यापक बनने के लायक नहीं हूँ, मुझे लेक्चरर बनना चाहिए। तो मैंने नेशनल एजुकेशन टेस्ट नेट दिया। उसमें फर्स्ट टाइम में मैंने क्लियर कर लिया 28 जून 98 को। अरे वाह। तो मैंने देखा अपन लेक्चरर बनने के योग्य, अपन स्कूल पढ़ाने के योग्य नहीं है। अरे वाह, क्या बात है। सकारात्मकता की एक Positive। हाइट, एक जो हाँ। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वाकई में सकारात्मक ऊर्जा होना बड़ा लाजमी सा है। और राधिका जी, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से फेलियर होना, देखिए फेल जैसा कोई शब्द है ही नहीं। दरअसल दोस्तों, फेल कोई शब्द नहीं है, शब्द है सीखना। जितना हम फेल होते हैं उतना ही हम सीखते हैं। और कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार भी मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चला करते हैं। एटलीस्ट कम से कम आपको कोशिश करनी चाहिए। क्यों राधिका जी? बिल्कुल, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी। तो उसके बाद में पॉलिटिकल से मैंने MA कर लिया, नेट कर लिया। फिर मैंने MPhil गांधी अध्ययन केंद्र से किया, फर्स्ट डिवीज़न किया मैंने। और उसी दौरान मैंने PhD का रजिस्ट्रेशन करवा लिया गांधी पे। अरे वाह। अब कुछ कारण ऐसे रहे, थीसिस तो मैंने कंप्लीट कर दी, जी। लेकिन वो कुछ ऐसे कारण हुए कि वो मेरी PhD हुई नहीं। जी। क्योंकि कुछ लोग ये चाहते थे कि मैं ज्योतिष और ये ना करूं, मैं कल PhD करूं। मैं एक ब्राह्मण हूं, जी। मेरा इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, मैं करूंगा, और जो मेरे मन में आएगा नॉलेज की चीज़ मैं करूंगा। जी। तो उसके बाद में मैंने गांधी पे जो थीसिस लिखी, तो हमारे जो गाइड थी
उन्होंने करवाने से मना कर दिया। मैंने कहा ये भी एक प्लस पॉइंट है, कुछ नया होने वाला है। मैंने कहा इसको पब्लिश करवा दूंगा। उन्होंने कहा कि 10-10 साल से अच्छे प्रोफेसर की पब्लिश नहीं होती। मैंने कहा मेरी होगी। मैंने पब्लिश करवा दी। ये जो बुक आपके हाथ में है जी गांधी का राजनीतिक एवं आध्यात्मिक चिंतन। जी तो गांधी के बारे में इसमें नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में इनका क्या योगदान रहा और इनके दर्शन संबंधी विचार, और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई बिना रक्तपात के, बिना खूनी संघर्ष के इन्होंने देश को आज़ाद दिलाया, आज़ाद किए। तो मेरी ये फर्स्ट बुक इस प्रकार से मार्केट में आई, जो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। जी उसके बाद मैंने गांधी पे 3 किताबें लिखी। इस तरह मेरे राइटिंग की स्टार्टिंग हुई। जी तो आपने राइटिंग की जो स्टार्टिंग की आपने बताया गांधी जी पे आपने, और कोई भी कहते हैं ना राधिका जी कि ज्ञान जो है एक ऐसी रसधारा है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ती जाती है। एक ऐसा खजाना है जिसमें कोई कमी नहीं होती, निरंतर बढ़ोतरी होती है। लेकिन बशर्त आपको उसे बांटना होता है, आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना होता है। कहीं ना कहीं आपने भी ऐसा ही किया। और ज्ञान की अगर मैं बात करूं, और जिस तरह से आपने बताया कि एक किताब लिखने की मंशा नहीं थी, मंशा थी पीएचडी करने की, लेकिन लिखते लिखते आपने उसे एक किताब का स्वरूप दे दिया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए ऐसा है कि जो राइटर होता है जी उसके पीछे प्रेरणा नहीं होती। जी नंबर 1 ये हम कहते हैं कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिले, प्रेरणा नहीं होती। जी इसके पीछे एक दबाव होता है, एक मानसिक एक परिस्थितियाँ होती है, वो बनाती है आपको। जी नंबर 2 क्या है कि जैसे उसके बाद मैं बीमार हो गया था काफ़ी, जी और 7-8 ऑपरेशन हो गए थे मेरे पेट में, और सब ज्योतिषियों ने कहा था ये व्यक्ति नहीं जिएगा 29 साल के बाद। उससे मुझे प्रेरणा मिली। जी मैंने अस्पताल से ज्योतिष खुद सीखी, अस्पताल से, अस्पताल में खुद स्टडी करके। जी रात को बैठ के तारे देख करके मैं सब तिथियां निकालने लग गया था। मैंने बिना किताब के एस्ट्रोलॉजी की, फिर मैंने गैस्ट्रोलॉजी पे पीएचडी की, ज्योतिष पे एक कैलकाटा से, जिसमें पेट की बीमारियों पे जो ज्योतिष में किताब है मेरी एक, तो उस पर मैंने पहली पीएचडी करी 2011 में। जी फिर दूसरी पीएचडी मैंने 2009 में रजिस्ट्रेशन करवाया, और 8 जून 2015 को दूसरी पीएचडी मेरी अवार्ड हुई। अरे वाह। जो ये आप देख रहे हैं, आधुनिक राजनीतिक चिंतन में राष्ट्रवाद, अरविंद घोष और नेहरू के संदर्भ में। जी और ये भी 1 महीने में पब्लिश हो गई है। जी क्योंकि मुझे प्रोफेसर ने कहा था अच्छों की पब्लिश नहीं होती। जी तो मैंने कहा आपकी नहीं होती तो ज़रूरी नहीं कि हमारी नहीं हो, हम थोड़े अलग है, हमारी होगी। जी। तो पॉजिटिव थिंकिंग से ये सब कुछ संभव है। जी कहीं ना कहीं वो सकारात्मकता व्यक्ति को रखनी होती है। और आपने बात बताई गुरुजनों की। हाँ। तो गुरुजनों की अगर बात करूं तो उनकी महिमा का गुणगान, जैसा कि हमने शो की शुरुआत में ही बात की, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, जिसे ईश्वर खुद अपने से श्रेष्ठ बता रहा है, जिसे ईश्वर खुद कह रहा है कि पहले मुझे छोड़ के आप इनका सम्मान करें। जहाँ बिल्कुल माता पिता के बाद गुरु को ही स्थान दिया गया है। तो गुरु पूर्णिमा पे गुरु की बड़ी महिमा होती है सभी मंदिरों में जहाँ भी हम जाते हैं, और ऐसी धारणा भी होती है कि हमारी ज़िंदगी में हमें एक बार गुरु ज़रूर बनाना चाहिए। तो इसके पीछे क्या कहानी है, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई, आप बताइए। देखिए जो गुरु पूर्णिमा है ये कोई आज का कोई पर्व नहीं है जी। और ये शिष्य और गुरु का संबंध है जी। और जब से अपने नक्षत्र बने हुए ब्रह्मांड में, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से ये पर्व चालू है। क्या होता है इस पर्व में कि सूर्य और चंद्रमा दोनों जब आमने सामने होते हैं तो विद्यार्थी का और शिक्षक का समझाने का तरीका और स्टूडेंट का समझने का तरीका अच्छा होता है। उस दिन उसका जो माइंड में जो एकाग्रता होती है वो पूर्णिमा को पाई जाती है, जबकि अमावस बिल्कुल उल्टी होती है। अमावस में क्या होता है कि स्टूडेंट का मानसिक जो स्तर है वो एकाग्रता नहीं होती उसमें, और पढ़ाने वाले भी एकाग्र नहीं होता, वो कहीं ना कहीं किसी मानसिक तनाव से जुड़े होते हैं। 3 दिन, अमावस के 1 दिन पहले, अमावस के 1 दिन बाद। जी। तो अपने आदिकाल में क्या होता था, अमावस को छुट्टी रखी जाती थी। जी। आज भी आप देखते होंगे कि मिस्त्री लोग हैं, टेक्निकल हुनर वाले, अमावस को छुट्टी रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति उस दिन सही नहीं होती है। जी। तो संडे की छुट्टी अपने ब्रिटिश काल से चालू हुई। जी। जबकि अपने अमावस की छुट्टी हुआ करती थी पहले। तो गुरु पूर्णिमा का महत्व इसलिए है कि सूर्य चंद्रमा जो आमने सामने होते हैं, जी। तो व्यक्ति को आप, चंद्रमा का मतलब होती है कि आपकी नॉर्मल स्टडी, जैसे आर्ट सब्जेक्ट। जी। और सूर्य का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जी। IAS RS है, मेडिकल है, सर्जरी है। जी। तो इनसे जुड़े सब्जेक्ट की अपन जब स्टडी करते हैं
तो ये पूर्णिमा सबसे बेस्ट जो तिथि मानी गई है। और गुरु पूर्णिमा को ऐसा माना जाता है कि साल भर अपन ने गुरु से आशीर्वाद नहीं लिया और कोई एनर्जी अपन ने नहीं ली, जी, तो वो अपन गुरु पूर्णिमा को कलेक्ट कर सकते हैं, अपन ले सकते हैं। अरे इसीलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत अत्यधिक है जी, और ये हमेशा रहेगा इसका महत्व। जी, लेकिन इसके साथ पंडित जी मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारी ये धारणा होती है, हमारे जो पूर्वजन है उनकी धारणा होती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक बार गुरु ज़रूर बनाना चाहिए, जी। तो इसमें कितनी सत्यता, कितनी सार्थकता है? देखो क्या होता है कि सत्यता एक ब्रह्मांड है। जी जी, अपन ने कोई चीज़ सोची जी, कि मेरा ये काम होगा, जी, फलाने मेरे मित्र का फ़ोन आएगा, आप सोच के देखना 72 घंटे में उस व्यक्ति का नाम आपके सामने होगा या उसकी कोई ना कोई बात चलेगी। जी, तो उस यूनिवर्स को अपन ने एक गुरु का रूप दे दिया। जी, जी। यानी एक ऐसी कोई जगह है जी, जहाँ पे अपना दिमाग सारा समर्पित है जी, और अपने को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो अपन वहाँ याद करते हैं। अब इसमें दो चीज़ होती है, छोटा बच्चा होता है, जी, वो चलता गिरता है, जी, उसकी माँ ने उसको देखा, जी, वो बच्चा बोल नहीं पाता, जी क्या वो कहता है कि माँ मुझे उठा? नहीं, नहीं कहता, वो माँ खुद उसको उठाती है। तो वैसे ही गुरु होता है कि जब शिष्य गिर गया है या परेशानी में है तो गुरु को पता लग जाता है, वो स्वयं जा कर के उसको उठाता है। अरे तो वाह। गुरु बनाना इसलिए, गुरु एक ऐसी शक्ति है, गु का मतलब अंधेरा और रू का मतलब प्रकाश। तो गुरु का मतलब अंधकार को दूर जो करता है, जी, जी जी वो जो प्रकाश है वो है गुरु। जी, तो गुरु का अर्थ ये है। नंबर दूसरा होता है गुरु का अर्थ भारी। जी, यदि 1000 शिष्य एक तरफ हो और गुरु एक तरफ हो जी। तो गुरु का मतलब होता है सबसे भारी। जैसे अपने ब्रह्मांड में माना गया है कि बृहस्पति जो गिरा है जी, वो सबसे भारी है, जी, तो वैसे ही गुरु 1000 लाख शिष्य से भारी है। क्यों? क्योंकि सबकी आस्थाएं उसमें हैं, जी, तो वो सबका ध्यान रखता है। अरे वाह। तो ये महत्व है। तो आपने बताया कि गुरु जो एक ग्रह है वो सभी का ध्यान रखता है, तो नवग्रहों की भी आप बात बताएं इसके साथ ही साथ, नवग्रहों की क्या भूमिका होती है, क्योंकि वो भी उसके शिष्य तो हैं ही। जैसे अपन गुरु शिष्य की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अपने स्कूल में 2 प्रकार के टीचर होते हैं। जी, एक टीचर होता है कि ये मैंने पढ़ा दिया, होमवर्क कर लाना, जी ठीक है, अपन नहीं करके लाते, कोई पिटाई नहीं होती अपनी, एक वो गुरु है, उसको बोलते हैं अपन बृहस्पति। जी, एक यूनिवर्स में दूसरा गुरु है, वो है शनि। शनि। ये 2 गुरु हैं। जी, तो शनि का रोल क्या है कि अपन क्लास में वो पढ़ा गया आपको, जी, पढ़ाने के बाद होमवर्क दिया आपको, आपने नहीं किया क्योंकि आपने उसको उस गुरु जैसा समझा, तो उसने आपकी पिटाई कर दी। ऐसी पिटाई करी कि 1000 स्टूडेंट सुधर गए। तो 2 गुरु चलते हैं अपने, तो दोनों में पहला गुरु तो आराम से पढ़ाता है और दूसरा गुरु मार मार के पढ़ाता है आपको। जी, यदि आपने पैसे की कदर नहीं की जी तो वो एक गुरु तो समझाएगा आप पैसे की कदर करो, भविष्य में काम आएगा, लेकिन दूसरा गुरु क्या करता है, आपको बिल्कुल निर्धन कर देगा, फिर आप एक एक पैसे की कीमत आपको पता लगेगा। तो ये 2 टीचर हैं ये। अरे वाह, ये शायद ज्ञान पहली बार मैं तो पहली बार बिल्कुल, समझ मैंने पा भी रहा पहली ये बार 2 ही ग्रह सुना हैं है ये। हूं। जी, गुरु और शनि। हाँ, तो या तो आप आराम से सीख जाओ जी, और ये तो फेल हो के सीखो, जी। या परिस्थितियाँ आपके सामने ऐसी होंगी कि आप सीखो। तो गुरु, दोनों गुरु चाहते ही नहीं, गुरु माता और पिता जी, चाणक्य के अनुसार जी, कि ये किसी को मारते हैं उसकी भलाई के लिए, नंबर 1। जी, नंबर 2 इतना मारते हैं कि उसका जीवन ना चला जाए। जी, तो मारने के 2 कॉन्सेप्ट है, माता पिता और गुरु। ये आपको उतना ही मारेंगे जितना आप सहन कर सकते हो, ये जान नहीं लेंगे। जी। और कहते भी है ना कि राधिका जी कि माता पिता या गुरुजनों की मैं बात करूं, जब ये जो डांट फटकार, इनमें भी एक मिठास होती है। और इस बात को अगर हम इस तरह से समझें कि एक पत्थर को यदि किसी मूर्ति का आकार लेना है तो उसे छेनी और हथौड़े की मार से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत ही व्यवहारिकता से उसे समझना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि माता पिता और गुरुजन, ये तीनों शख्सियत ऐसी है जो शायद पूरे ब्रह्मांड में अगर आपका यदि कोई सार्थकता से, यदि कोई निस्वार्थ होकर आपका भला चाहता है तो ये तीनों शख्स होते हैं। और मैं तो सादर प्रणाम करना चाहूँगा उन सभी माता पिता को और उन सभी गुरुजनों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को इस तरह से पाला, इस तरह से उनका पालन पोषण किया और उन्हें सिखाया कि किस तरह से गुरुजनों का आदर करना चाहिए। तो दोस्तों,
बातचीत कर। बिल्कुल अजहर, मैं यहाँ पे एक बात तुम्हें कहना चाहूँगी कि जी, डांट फटकार हमें सबसे ज़्यादा हमारे बचपन में मिलती है। जी। हमारा वो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और मिठास भरा पल होता है। आपकी भी कोई ऐसी शरारत भरे पल आपके ज़रूर होंगे जब आपको बहुत डांट पीटी होगी, और आज जब आप उसे याद करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी हंसी आपके चेहरे पे ज़रूर आती होगी। वो क्या था, एक बार मैं फुटबॉल खेल रहा था जी 6th क्लास में, तो मैंने फुटबॉल के लात मारी, तो चप्पल थी, वो जो प्रिंसिपल मैडम थी उनके सिर में जाके लगी थी। ओहो हो। और वो इतनी मतलब क्रोधी, मतलब अच्छी पिटाई करने वाली थी जी और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी जाके लेने की। जब मैं गया तो उन्होंने एक बात कही थी कि तुम यदि पढ़ाई में फर्स्ट डिवीज़न आओगे तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, जी। अरे वाह। नहीं तो मैं स्कूल से निकाल देती हूँ, और आप एक सीधे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो। तो वो ज़रूर एक घटना हुई थी। जी, तो उस जगह उन्होंने गुरु और शनि दोनों ग्रहों की वो जो कहते हैं ना युक्ति कि कर थोड़ा दी, थोड़ा दोनों की combination। भूमिका अदा की आपके हाँ। जीवन में, और कहीं ना कहीं वो हम आज देख पा रहे हैं, आप शिक्षक के रूप में अपने आप को आपने स्थापित किया है। तो कहीं ना कहीं वो सारी सीख जो आप बता रहे हैं कि जैसा कि आपकी उन प्रिंसिपल ने आपको दी, तो वो सारी सीख कहीं ना कहीं काम आती है और ताउम्र काम आती वो है, ना हमेशा सिर्फ काम आती है। जी। यहाँ सीख की बात चल रही है तो आपने अपने माँ बाप से, अपने गुरु से सबसे बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन कुछ ऐसी सीख जो आप चाहते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ी को भी आप दें? मेरी सीख यही है कि हमेशा आने वाली जो मेरी पीढ़ी है वो स्टूडेंट की तरह ही रहे। जी। मैंने आज 10 किताब लिखी है तो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा 20 किताब लिखे। जी मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा मतलब अनपढ़ ना रहे। इसके पीछे एक कारण और है कि मम्मी का सपोर्ट रहा मुझे पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे क्या है 6 मामा थे। जी तो एक मामा मेरे राइटर थे, एक एस्ट्रोलॉजर थे, एक लॉयर थे, और एक प्रिंसिपल थे, जी और एक मैजिशियन थे, वो राइटर भी थे। जी तो हमारे पिताजी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको क्या घमंड होता था कि हम सब पढ़े लिखे हैं, एमए पास हैं। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो फिर मैं राइटर भी बन गया, मैं एडवोकेट भी बन गया, और फिलहाल मैं साइकेट्रिक भी हूँ। अरे वाह। तो इतने सारे अलग अलग जो बहुआयामी एक व्यक्तित्व आप हैं, इतने में इन सबको मैनेज किस तरह से कर पाते हैं आप? देखो ऐसा है कि आपको और हमको जी और महात्मा गांधी जी को और कलाम जी को सबको 24 घंटे मिले हैं। जी 1 मिनट किसी को ज़्यादा नहीं मिला, ठीक है, न किसी को कम मिला। एक व्यक्ति तो बहाना करता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, जी टाइम कभी होता ही नहीं उसके पास, और एक कहता है बहुत टाइम है ना, 24 घंटे कम दिए हैं क्या। तो आदमी मैनेज करना चाहे तो कर सकता है। जी जैसे मेरा शौक है म्यूज़िक, जी अब म्यूज़िक के लिए अलग से 4 घंटे नहीं निकाल सकता मैं। जी मैं बुक लिखूँगा, इसकी प्रूफ रीडिंग करूँगा, जी तो मैं म्यूज़िक चला के काम कर लूँगा। अरे वाह। तो 2 काम हो गए, जी नंबर 1। नंबर दूसरा, मुझे दिल्ली जाना है, प्रूफ रीडिंग इसकी करनी है, जी बस में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैंने प्रूफ रीडिंग कर दी इसकी, तो 5 घंटे में एक प्रूफ रीडिंग हो गई ना। जी घर में बैठेंगे तो 10 मिनट करेंगे, फिर इधर उधर मन लगेगा। बस में क्या होगा, काम करेंगे ना अपना, तो यात्रा भी हो गई और वो काम भी हो गया आपका, जी तो एक साथ 2 काम हो गए ना। जी तो मैनेज करना पड़ता है। जी तो 24 घंटे में ही करना आपको सब कुछ। इसमें आप एक किताब भी नहीं लिख सकते और इसमें आप 50 किताब भी लिख सकते हैं। अच्छा, आप यात्राओं की बात कर रहे हैं, तो आपकी इस जीवन यात्रा में जैसा कि राधिका जी ने बताया, सबसे सुनहरा दौर होता है बचपन, जहाँ हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसे में कोई माता पिता से जुड़ी कोई ऐसी याद है आपकी, जब क्यों कहते हैं कि जो हमारे सबसे पहले शिक्षिका जो हमारी होती है वो हमारी माता जी होती है, और उसी शिक्षिका के एक प्रिंसिपल की तरह अगर हम कहें तो वो होते हैं हमारे पिताजी। तो माता पिता की भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे में आपको कोई ऐसी याद आपके जहन में ताज़ा है जब आपको याद आता है कि मम्मी ने कभी बचा लिया और पापा ने जो है पिटाई कर दिया, डांट फटकार लगा दी? नहीं, क्या होता है कि प्यार और ममता का नाम तो होती है माँ, जी और अनुशासन को सुधारने के लिए जो डर होता है ना, वो पिता है। जी तो कभी भी ऐसा टाइम आया तो मम्मी ने कभी बचाने की कोशिश नहीं की जी क्योंकि वो एक अनुशासनात्मक डर और अनुशासनात्मक पिटाई थी जी कि जिसकी बदौलत कि आज हम इतने पड़ गए। जी यदि मम्मी सपोर्ट करती रहती, बार बार करती रहती, तो शायद हम यहाँ नहीं होते। जी
तो कहीं ना कहीं वो सीख भी आपको वो सीख आपकी जीवन यात्रा में याद आती है। अच्छा, यात्राओं की अगर बात ही कर रहे हैं तो आइए आज आपको एक और यात्रा पे हम ले चलते हैं और हमारे अगले सेगमेंट पधारो हमारे देश में रूबरू करवाते हैं एक नई जगह से आपको। आइए। जूनागढ़ दूर से ही लोगों को मानो आमंत्रित करता प्रतीत होता है। पत्थर और रोड़ों से निर्मित इस किले के भीतरी भाग की बनी इमारतें, कुएं, बावड़ियां और महलों की लंबी श्रृंखला सभी कुछ इस कदर खूबसूरत हैं कि एक बार देखते ही ये सम्मोहित करता सा प्रतीत होता है। किले में प्रवेश करने से पहले कई दरवाजों से गुजरना पड़ता है। किले का पहला द्वार है कर्णपोल। इसके ठीक बाद आता है दौलतपोल। दौलतपोल के बाद आती है फतेहपोल। ये द्वार बने ही कुछ इस तरह से हैं कि अगर आक्रमणकारी किसी एक द्वार को क्षति पहुंचाता तो दूसरा बचा रहता। इन द्वारों में प्रवेश के बाद आता है जूनागढ़ किले का मुख्य और सबसे प्राचीन द्वार सूरजपोल। जूनागढ़ को देखना एक सुखद एहसास से गुजरना है। बीकानेर किले के निर्माण का श्रेय जाता है यहां के छठे महाराजा राय सिंह को। शिल्प सौंदर्य की अनूठी मिसाल लिए जूनागढ़ किले का विकास प्रत्येक शासक ने अपने काल में किया। संपूर्ण दुर्ग के भीतरी भाग का चप्पा चप्पा सौंदर्य से भरा पड़ा है। संभवतः राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा किला है जिसकी दीवारों और महल सभी में शिल्प सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण है। और शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि जूनागढ़ के प्रत्येक महल की हर दीवार बोलती है। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात धरती धुरारी में। बातचीत का सिलसिला जारी है डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा जी के साथ। शर्मा जी, गुरुजनों की भूमिका की हमने बात की तो एक श्लोक मुझे याद आता है जो मैं चाहूँगा, जैसा कि आप चाहते हैं खुद भी शायद ये कहना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो हम चाहेंगे कि वो आप ही से हम सुने और आप ही के सानिध्य में सीखें कि इस श्लोक का वाकई में अर्थ क्या है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब ये है कि गुरु ब्रह्मा भी है और गुरु विष्णु भी है और महेश भी है और इन सब से ऊपर भी है। वो कैसे है? गुरु ब्रह्मा इसलिए है कि ब्रह्मा का कार्य सृष्टि की रचना करना जी। तो गुरु सबसे पहले हमारे अंदर गुणों की उत्पत्ति करता है, उसको निखारता है, हमारे व्यक्तित्व को, और हमारे को ऐसी परिस्थिति में ला के खड़ा कर देता है जिसका हम सामना कर सकें। तो सृष्टि निर्माण में जो ब्रह्मा की भूमिका है वही व्यक्ति के निर्माण में गुरु की भूमिका है। नंबर 1 जी। गुरुर विष्णु, विष्णु का कार्य जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है उसका पालन करना। तो गुरु हमें आजीविका के स्रोत उत्पन्न करने के लिए योग्यता निखारता है और हमें रास्ता दिखाता है, परिवार का पालन पोषण करना, आपसी संबंधों को चलाना जी। तो जो विष्णु जी का जो काम है सृष्टि के प्रति, वही एक गुरु का अपने विद्यार्थी के फैमिली और आजीविका के स्रोत और पालन पोषण से संबंधित तैयार करता है जी। तीसरा हुआ शिव, शिव का काम है विनाश करना जी। अब यहाँ गुरु का अर्थ बिल्कुल डिफरेंट है जी। गुरु विनाश नहीं करता। गुरु किन का विनाश करता है? जो आपके अंदर दुर्गुण है जी। जो आपके स्टूडेंट के अंदर दुर्गुण है उनको वो मारता है, उनको नष्ट करता है जी। तो इस प्रकार ये श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को पर ब्रह्म का दर्जा दिया गया है, यानी ब्रह्मा जी से भी ऊपर का जी। ये श्लोक का अर्थ है। अपन गुरु पे लागू करें इसको, ये है। पंडित जी, यहाँ पे गुरु जी की बात चल रही है और महाभारत में गुरु का जो वर्णन किया गया है वो बहुत ही अच्छा किया हुआ है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता है, मेरे दर्शक को भी नहीं पता होगा, तो हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं। महाभारत काल में नहीं, रामायण काल से ही गुरु की परंपरा चली रही है जी। महाभारत काल में जो गुरु थे उनका मेन शिक्षा जो थी जी। वो थी युद्ध संबंधी जी। क्योंकि महाभारत का युद्ध जो लड़ा गया तो जितने गुरु थे
तो पहले ही माना जाता था कि ब्राह्मण है वही गुरु है, वही शिक्षा देगा। जी लेकिन उसमें क्षत्रिय भी थे, जी जी उन्होंने ज्ञान दिया, जी द्रोणाचार्य। जी तो उस काल में गुरुओं का मित्र रहा है, और उसमें श्री कृष्ण ने कहा भी है अर्जुन को युद्ध के समय जो उपदेश दिया था, उसमें एक छोटी सी बात कही उन्होंने, ये कहा कि भाई तू मुझे गुरु मान, तू मेरे प्रति समर्पित हो जा, तू मेरे प्रति समर्पित हो जा, और तू फल की कामना मत कर। जी तो वहाँ श्री कृष्ण ने सारथी के रूप में एक गुरु का दर्जा जी प्राप्त हुआ था, और अर्जुन को एक शिष्य का, जी। ये उसमें रहा। जी अच्छा, आपने बात बताई द्रोणाचार्य की, तो एक दौर था जब द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे और जो एकलव्य से, अपने शिष्य से अगर जान भी मांग लेते, वो जान भी, प्राण भी अपने समर्पित कर देते। उन्होंने उनसे एक अंगूठा मांगा, जो कि अगर हम व्यवहारिकता से देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो शायद आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये संभव ही नहीं है। संभव नहीं है। तो ऐसी क्या ये जो गुरु शिष्य की जो एक भूमिका है, जो गुरु शिष्य की जो एक परंपरा रही है, गुरु शिष्य का आपस में जो प्रेम रहा है, इसकी रंगत में कहीं ना कहीं कुछ फीकापन आया है। तो ये फीकापन आपको लगता क्यों आया है? ये फीकापन, ये गुरु और जो शिष्य है उनके अंदर जो एक आत्मिक जो संबंध है, वो धीरे धीरे आज के भौतिकवाद युग में ये कम होते जा रहे हैं। क्योंकि प्राचीन काल में जो शिष्य होता था वो गुरु के पैर छूता था, तो अंगूठे को छूता था वो। जी। तो गुरु की जो समझ शक्तियाँ होती है, जो विल पावर होती है, वो हाथ के अंगूठे में और पैर के अंगूठे में होती है। जैसे हम पोमेस्ट्री को जोड़ें यहाँ, जी तो पोमेस्ट्री ये कहती है कि ये आपके विल पावर है, जी, ठीक है। ये विल पावर यदि ये कोई टच करता है जी तो उसके अंदर वो शक्तियाँ जाती है। जी। आज विद्यार्थी जो है वो गुरु के पैर अंगूठे छूता ही नहीं है, वो थोड़ा सा झुक जाता है, और गुरुजी उसके सर पे हाथ भी नहीं रखते और खुश रहो कह देते हैं। तो ये दूरियां धीरे धीरे बढ़ गई हैं। तो अंगूठा आज के टाइम कोई देने वाला है नहीं, और सब भौतिक युग में चल रहे हैं। आज गुरु का शिष्य का तो इतना ही संबंध रह गया, गुरु से शिक्षा मिली भूल जाते हैं। जैसे चाणक्य ने कहा है, जिस पेड़ पे फल नहीं होते पक्षी उसको छोड़ देते हैं, जी। और जहाँ पे पानी नहीं होता तो पानी के जीव जंतु पानी को छोड़ देते हैं। जी। उसी प्रकार शिक्षा प्राप्त होने के बाद गुरु शिष्य को छोड़ देता है। जी। ये बात कही थी 2500 साल पहले, जी। जो कि आज लागू हो रही है। जी। आज का स्टूडेंट यही करता है, पास हो गए, गुरु से कोई आशीर्वाद नहीं। जी। तो वो महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो दूरियां बढ़ रही हैं। जी। आज गुरुजी को इनविटेशन भी देना है कोई मांगलिक कार्य का, तो घर नहीं जाएंगे, आपके सोशल साइट्स पे मोबाइल पे कर देंगे, और मोबाइल पे आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो आशीर्वाद आपके सामने आएगा ही नहीं जी। जब तक कि आप सामने नहीं बैठते। जी। क्योंकि गुरु आपको आँखों से और मन और मस्तिष्क से आपको ज्ञान देता है। आप में जितनी कमियां जो दुर्गुण है उनको दूर करता है वो। तो वो चीज़ें आज के भौतिक युग में नहीं हो सकती वो चीज़ें। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा का ये है कि अपन एक दिन जाएं, तो साल में एक दिन अपन निकालें, जी। और यदि अपन अंगूठे को टच करें और अपने को आशीर्वाद मिले, तो साल भर अपने को एनर्जी मिलेगी और अपन पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, वो और अपने को ऊर्जा का प्रेरणादायक संचार होगी, भी हो सकेगा ऊर्जा का संचार होगा, रोग भी दूर होंगे। जी, रोग भी दूर होंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई शर्मा जी। और सर मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी, जहाँ बदलाव की बात हो रही है, तो बदलाव का कोई ना कोई कारण हमारी बदलती सोच भी है। और रहीमदास जी का एक दोहा मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजो। और मैं बिल्कुल अभी देख रही हूँ कि आपके बहुत सारी आपने किताबें लिखी है, जिसमें से ऐसी गुरु का साक्षात उदाहरण है कौटिल्य, जो आपने किताब लिखी है। तो मैं बिल्कुल देखना चाहूँगी इस किताब में आपकी क्या सोच थी। हर इंसान की अपनी अपनी एक सोच होती है लिखते वक्त, तो आपकी इस किताब को लिखते वक्त क्या सोच रही गुरु के बारे में? चाणक्य के बारे में बताऊँ मैं? जी। क्या होता है कि इंसान के अंदर आत्मा शुद्ध होती है तो उसमें प्रेम जागृत होता है। जी। और इंसान को जब भूख लगती है तो वो कमाने जाता है, हाथ पैर काम करता है। और जब इंसान का अपमान होता है तो वो चाणक्य नीति सीख जाता है। चाणक्य नीति, जी। क्योंकि चाणक्य का खुद का अपमान हुआ था, ब्राह्मण था, तो उसने महापद्मनंद का विनाश कर दिया और चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाया। पर ये जो गुरु है और जो गुरु हमने बात की जिनके बारे में काफ़ी डिफरेंस है। ये वो गुरु हैं जो अपने स्टूडेंट को परेशानियां दे दे करके उनको निकलना सिखाया। ये कहते हैं जब परिस्थिति आपके सामने नहीं होगी तो आप निकलोगे कैसे?
जी यानी पानी से तैरना कब आएगा जब आप पानी में कूदोगे। जी बिल्कुल। तो चंद्रगुप्त जो था, तो चंद्रगुप्त को इनका स्टूडेंट था, तो इन्होंने उसको तैयार किया हर तरीके से, माँ से अलग किया। तो पहला कॉन्सेप्ट इनका ये था कि आदमी को जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि दो लोगों को लड़नी है, माँ का दिल है कमज़ोर जी, तो माँ इस बच्चे को नहीं देगी। तो उसने क्या किया, सबसे पहले मातृत्व को दूर किया। चंद्रगुप्त ने 8 साल तक तो माता से शिक्षा ग्रहण की। चाणक्य को पता था कि इसको कौन सी शिक्षा देनी है, इसको डायरेक्ट शिक्षा नहीं देनी है, इसको इनडायरेक्ट शिक्षा देनी है। जी, यानी आप पे 10 लोग आक्रमण करेंगे तो ऑटोमेटिक आप अपना बचाव रक्षा करोगे। यदि आप भाग भाग करके गुरु के पास आओगे कि अब मुझे बचाओ, अब मुझे बचाओ, जिस दिन गुरु जी नहीं रहेंगे फिर कहाँ जाओगे। जी, जी तो इनका मानना ये था कि गुरु शिष्य को यदि ऊंचाई पर लेके जाना है उसको, तो उसको विपरीत परिस्थितियां दो। जी, और उनका केवल ये व्यवहारिक गुरु ऐसे थे। जी 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 व्यवहारिक शिक्षा। जी, व्यवहारिक शिक्षा होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ। तो आपने बताया कि कौटिल्य यानी चाणक्य नीतियाँ जो बहुत सुप्रसिद्ध तो हैं ही, साथ आपको बता दूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये नीतियाँ उतना ही कारगर काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं जी, कहीं ना कहीं गुरुओं की भूमिका उस दौर से, जैसा कि आपने बताया कि महाभारत जैसा एक युद्ध और रामायण जैसी एक पूरी एक गाथा, सभी की अगर बात करें तो गुरुओं की भूमिका तो कोई सानी यहाँ नहीं। तक कि भगवान को भी गुरु की बहुत जरूरत हुई थी, गुरु चाहे को वो तो राम हो या भगवान से कृष्ण। भी ऊपर दर्जा दिया गया है। अपन ने जो श्लोक अभी पढ़ा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो भगवानों को भी गुरु की जरूरत थी जी, कि उनका दर्जा ज़्यादा था। जी। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप खुद एक गुरु की भूमिका निभाते हैं, खुद आप एक शिक्षक की तरह काम करते हैं। तो ऐसे में जब आपके जो आपके सानिध्य में आपके शिष्य जो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप किस तरह से उसको, ये कहते हैं ना कि माइंड रीड करना, हाँ। उनके दिमाग को किस तरह पढ़ पाते हैं, किस तरह की सिर्फ अवलोकन मात्र से ये हो जाता है या और भी इसके लिए बहुत सारी तैयारी कुछ करनी पड़ती है? इसके लिए क्या होता है कि आप जिसके संपर्क में आएंगे आप वैसे हो जाएंगे। जी, नंबर 1 तो पहला तो गुरु में इतना होना चाहिए कि शिष्य बैठा है तो वो गुरु के जीवन से ही सीख जाए। जी, जी उसको उपदेश देने की ज़रूरत ही नहीं हो। स्टूडेंट 3 प्रकार के होते हैं। जी, बताएं। पहला स्टूडेंट होता है आजकल की भाषा में पेट्रोल। पहला स्टूडेंट पेट्रोल। जी, चिंगारी को देखते ही पेट्रोल को आग लग जाती है। जी, तो गुरु एक चिंगारी है, नेगेटिव चिंगारी नहीं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। जी, तो वो स्टूडेंट दूर होते हुए भी गुरु के जो प्रवचन है यानी चिंगारी है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो बैठा बैठा सीख जाता है, जिसको बोलते हैं अपन टॉप इंटेलिजेंट एक्सेलेंट स्टूडेंट। पहला ये होता है, उसको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जी, दूसरा स्टूडेंट होता है कपूर की तरह। जैसे अपन ने कपूर रखा तो रखे रखे उसकी गंध अपने इसमें नहीं आएगी उंगली में, अपन उसको टच करेंगे जी, तो अपने संपर्क में आएगा वो, तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो दूसरा स्टूडेंट वो होता है जिसको अपने को बैठ करके क्लास लेनी होती है, उसको पढ़ाना होता है। जी, तीसरा स्टूडेंट होता है कोयले की तरह, उसको पढ़ाने में गुरु को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी जी, ठीक है। चौथा स्टूडेंट होता है वो होता है केले के तने की तरह, जी, जी चिकना और ठंडा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो केले के तने वाला स्टूडेंट है उसको पेट्रोल वाले स्टूडेंट की तरह बनना उसका ज़रूरी है। जी, कि दूर से वो इतना हो कि गुरु 15 किलोमीटर पे बैठा है और उसने वहाँ सोचा और वो शिष्य को पता लग गया कि गुरु जी क्या कह रहे हैं। जी, जी तो इस तरीके के स्टूडेंट होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो अपने बारे अब मिलने के बाद अपने गुणों से प्रभावित होकर अपने अंदर उनको आत्मसात कर लेते हैं। जी, और कुछ अपन लाख पढ़ा ले उनको वो नहीं करते तो नहीं करते। जी सही बात है। तो ऐसे में आप जब अपने बच्चों को इनको पढ़ाते हैं, आपने बताया कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप अलग अलग वर्ग के हिसाब से आप देख लेते हैं कि किसे कितनी ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये। तो ऐसे में कई स्टूडेंट आपके ऐसे भी रहे जिनको देख के आपका दिल, जो कहते हैं ना कि पहली कैटेगरी में जो आते हैं, आपका दिल खुश हो जाता है कि आपको लगता है कि मैंने जो सिखाया इन तक पहुंचा और भविष्य में ये इसे आगे भी पहुंचा पाएंगे, आगे पहुंचाएंगे। जी। तो ऐसे कोई स्टूडेंट हैं आपके? स्टूडेंट हैं जी। सर मेरे को एक बात बहुत अच्छे से याद आ रही है कि जब सीखने की बात आ रही है और पढ़ाई की बात आ रही है, तो पहले के ज़माने में जब कृष्ण भगवान पढ़ने जाते थे आश्रम में,
तब मैंने देखा है कि उनकी एक छोटी सी चोटी होती थी, उस चोटी को पेड़ पे बांध दिया जाता था धागे से, उन्हें कुछ याद करने के लिए दिया जाता था। और जब भी अगर उन्हें नींद आ रही होती है तो जैसे ही वो नीचे झुकते थे उनकी चोटी खिंचती थी। पहले का ज़माना पढ़ाई का ये था और दंड भी दिया जाता था। आज के स्कूल में थोड़ी सा बदलाव आ गया है। आज अगर टीचर अपने स्टूडेंट को दंड देता है तो उसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई सी हो जाती है। तो आपके नज़र में कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है और बढ़िया है, और क्या आगे तक चलना चाहिए, पहले वाला या अब वाला? देखो, जो दंड है ना, वो तो हमारी सृष्टि जब से बनी है, जब से इंसान धरती पे आया है जी, तो दंड तो हमेशा रहेगा जी। चाहे वो दंड अध्यापक का हो, चाहे वो पुलिस का दंड हो, या आपके घर में आपके पिता का हो पनिशमेंट। तो दंड एक आवश्यक बुराई है, जरूरी है दंड। अब दंड की कैपेसिटी है कि आप उसको कितना दंड देंगे। जी, कि बच्चे ने छोटा सा झूठ बोला और आपने उसको ऐसा दंड दे दिया कि उसके जीवन पर संकट आ गया, तो ऐसा दंड नहीं। जी, प्राचीन काल में ये बता रहे राधिका जी कि चोटी बांध दी जाती थी पेड़ पे, तो उसको नींद आती थी, तो उसको नींद पूरी आ नहीं पाती थी कि चोटी से उसको पेन होता था, पर वो इतना होता था कि आदमी सहन कर ले। जी, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि चोटी सीधी रहेगी उसकी, जी, वो बंदी रहेगी वहाँ। तो क्या होता है कि ब्रह्मांड से जो एनर्जी आ रही है, जी, वो एनर्जी उसको चोटी के थ्रू मिलती थी और ब्रेन में, जी, तो माइंड उनका काम करता था। शिरा जिसे हाँ, शिखा। शिखा। हाँ, आजकल चोटी है ही नहीं, चोटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। आज भी गुरुकुल आश्रम कई जगह से है जहाँ पे चोटी जरूरी है, जी, वैदिक रीति से पढ़ाए जाते हैं। जी। तो उनका दंड एक इतना था कि पनिशमेंट इतना था कि उनको जीवन के ऊपर, जीवन में क्षतिकारित ना हो। जी, जबकि आज अपने स्कूल में कोई ऐसे पिटाई कर देते हैं, उसकी चोटी तो उसको होती ही नहीं है, ऐसा अपन दंड दे दें उसके सिर में लग जाए कहीं, तो वो दंड गलत है। जी। अच्छा शर्मा जी, जैसा कि बताते हैं, आपने बताया कि इतने सारे आप काम कर पाते हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व के आप धनी हैं, और आपने बताया भी इन सबको मैनेज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसके लिए मानसिक तौर से तैयार रहना बड़ा ज़रूरी है। और जब मन कब स्वस्थ रहता है? जब हमारा तन स्वस्थ रहता है, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अगर ठीक है तो हम अच्छा सोच पाते हैं और अच्छा इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। सही बात। तो सीखने, इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए ये कहते हैं कि शरीर का स्वस्थ होना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे में आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? देखो, मैं भी पहले यही, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, जी, ये मैंने पढ़ा है। जी, लेकिन मैंने हकीकत में एक्सपेरिमेंट में और प्रैक्टिकल में जो देखा है जी, कि जितने विद्वान हुए हैं जी, और जितने इंटेलिजेंट लोग हुए हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी रही है। जी, यानी अस्वस्थ शरीर है वो, लेकिन फिर भी स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है उनमें। जी, मैं खुद डायबिटिक पेशेंट हूँ, बीपी पेशेंट हूँ। तो माइंड और ये इंटेलिजेंसी, ये दोनों अलग चीज़ है। शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप मन को इतना मजबूत बना लो कि शरीर आपका चलेगा। जी, एक छोटा सा मैं बताता हूँ आपको, एक साइकोलॉजी का एक टॉपिक है जी, कि आप जो सोचोगे वो आपके साथ होने लग जाएगा कुछ दिनों में, जी, पॉजिटिव। जैसे मैंने सोचा मुझे राइटर बनना है, राइटर बनना है, तो हाउ एंड वाई, ये दो शब्द मत लाना, ठीक है? जी, आपका शरीर ऑटोमेटिक काम करेगा। आप सोचोगे मुझे एडवोकेट बनना है, कैसे बनना है ये आपको नहीं सोचना। काम पहले सोचने से होता है, करता तो इंसान खुद ही है। जी, गाड़ी चलाते हैं अपन, गाड़ी में अपन कहाँ जाना है ये अपने को पता है, फर्स्ट गियर डालते हैं अपने को पता होता है, लेकिन गाड़ी कितने किलोमीटर चली जाती है आपको पता होता है क्या? गियर आपने कब डाला? नहीं पता होता। जी, वही चीज़ लिखने की और बोलने की होती है कि आपने एक बार शुरू कर दी तो आपको टाइम का पता नहीं रहेगा। तो अपना सुपर कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो मजबूत होना चाहिए, ये शरीर से मतलब नहीं है। जी, जी, लेकिन योग एक ऐसी विधि है जिससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है। तो आइए आज योग के ही कुछ गुर और सीखते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कीप फिट, और नज़र डालते हैं योग पे। सुप्त वज्रासन या उष्ट्रासन। पहले हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास करके दिखा रहे हैं। एक हम धीरे से दाहिना पैर मोड़ें, द्वे, जी, त्रिणे, धीरे से हाथ पीछे,
धीरे से हथेलियाँ कोहनियाँ ज़मीन पर, चत्वारे, पूरा लेट जाना है, हाथों को ढीला छोड़कर हाथ सिर के पीछे और विश्राम की स्थिति। हमें अपनी क्षमता अनुसार ही अभ्यास इसमें करना है। थाइज में, लोअर एब्डोमेन और थ्रोट में स्ट्रेचिंग। पश्चिमोत्थानासन का विपरीत आसन है सुप्त वज्रासन। वज्रासन की स्थिति से हमने अपने शरीर को सुप्त अवस्था में ले आए, यही है सुप्त वज्रासन। यानी हर आसन की एक विपरीत आसन होता है और वो लगाना जरूरी है। अगर हमको आसन के पूर्ण लाभ चाहिए तो हर आसन के विपरीत आसन को करेंगे तो हम अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। फिर वापस से पंच, धीरे से हाथों को ढीला छोड़ें। छठ, कोहनियों का सहारा लेते हुए वज्रासन में आ जाएं। रिलैक्सेशन की स्थिति। जो लोग सुप्त वज्रासन ना कर सकें उन लोगों के लिए, या जिन्हें हर्निया की शिकायत है या सीवियर बैकएक की शिकायत है, स्लिप डिस्क की शिकायत है, वे लोग इसका विपरीत आसन उष्ट्रासन का अभ्यास करें। वज्रासन से ही बैठे बैठे त्रिणे, धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाना है। हाथों को सामने से घुमाते हुए चत्वारे, पहले दाहिना हाथ फिर बायां हाथ घुमाते हुए एड़ियां पकड़ लेना है और धीरे से पीछे। शरीर में जितना लचीलापन है उसके अनुसार ही हमें पीछे झुकना है। कुछ देर रुकना है। पंच, छठ, सप्त, बैठ जाना है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात धरती धुरारी में। बातचीत का सिलसिला जारी है डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा जी के साथ। शर्मा जी, आपने देखा कि योग किस तरह से हमें फिजिकली मेंटली स्वस्थ रहने में हमारी मदद करता है। ऐसे में आपने एक बात बोली कि अगर व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है और कहते हैं कि वो पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे, तो आप क्या मानते हैं कितना ये प्रभावी रहता है जीवन में? ये बिल्कुल प्रभावी रहता है। योग में दो चीज़ें हैं, एक तो मेडिटेशन है जी और दूसरा योगा है। मेडिटेशन केवल अपने को मस्तिष्क को काम लेना होता है। जैसे अपने को अपना ध्यान किसी एक जगह एकाग्र करना है, जैसे स्टार्टिंग में हमने किया नीम की पत्ती पे, फिर बिंदी लगा करके दीवार पे, फिर उसके बाद में चांद पे, फिर सूर्य पे। तो इससे क्या, एक तो एनर्जी मिलती है अपने को, कई रोग दूर होते हैं और अपन मतलब तरोताज़ा रहते हैं, कितना ही अपन काम कर लें। ये करने के बाद में अपन जो है 5 मिनट में शायद 10 घंटे की नींद कंप्लीट कर सकते हैं। ये होता है मेडिटेशन से जी। दूसरा होता है कि फिज़िकल जो है, जैसे पद्मासन है, उसमें आपने खाना खाया तो वो खाना आपका डाइजेस्ट होगा, पचेगा जी। जैसे पैदल चलना है तो पैदल चलने से आपके पूरी बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं। एक है शवासन, आप कितना ही काम कर लेंगे, शवासन में लेट जाएंगे तो आपको 10 मिनट में आपकी पूरी थकान ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो योगाज है ये अपने इंडोक्राइन जो अपने हार्मोन्स हैं जी। इनसे संबंधित जो बीमारियां इनको दूर करते हैं। ये जैसे पद्मासन करता है अपने पेनक्रियाज को, तो डायबिटीज़ वालों के लिए पद्मासन सबसे बेस्ट होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कि हम अपना जो रोटी है जी उसको तो हम आधी कर दें और सब्जी को दुगना कर दें और पानी को 4 गुना कर दें, तो शायद हमारे कोई बीमारी नहीं होगी। अरे वाह। नंबर 1। नंबर दूसरा कि खड़े होके पानी अपन ना पिए जी। यदि अपन पीते हैं तो अपने घुटने को ठीक करने वाला कोई डॉक्टर नहीं होगा। बैठ के पानी पीना चाहिए। बैठ के पानी पीना चाहिए जी। और जो खाना है वो ज़मीन पे बैठ के खाना चाहिए। और ज़मीन से कुछ एनर्जीज भी मिलती हैं। एक्चुअली क्या होता है, अपन टेबल पे बैठते हैं जी तो खाना अपने घुटने 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, जी तो 90 डिग्री एंगल का मतलब डिजीज़ होना।
और यदि इतना मुड़ जाता है 45 डिग्री पे जी। तो आपके जो नी प्लेसमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह। ये तो आजकल देख रहे 40-40 साल में लोगों के घुटने ख़त्म हो रहे हैं। जी। तो उसका कारण ये है कि हमारा जो है ना खाने पीने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल बदल चुका है। अच्छा, आपने बात बताई ज़मीन की, या हम बात करें धरती की, और राधिका जी इस बात को कहते हुए मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है कि मैंने भारत भूमि पे जन्म लिया, बिल्कुल, और मैं धन्य हुआ इस भूमि पे जन्म लेके। हाँ। लेकिन मैं बात करूं, ये भूमि खुद भी धन्य हो जाती है जब कोई शख्स ऐसा इस भूमि पे आता है जिसे लोग स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। तो वाकई में एक ऐसी शख्सियत जिसे याद करके जितना आप याद करें उतना आपका दिल रोशन हो जाता है। एक ऐसे गुरु, ही आंखें भी नम हो जी, जाती हैं। आंखें भी नम हो जाती है। और आज सुप्रभात धरती धुराड़ी के इस मंच के माध्यम से मैं सभी की ओर से चाहूँगा कि दुआ में ज़रूर ये याद रखें कि जहाँ भी आज कलाम साहब हैं वो हमें देखें, खुश रहें और हमें अपना आशीर्वाद देते रहें मुसलसल। बिल्कुल अज़हर, यूँ तो उनके सिखाए आदर्श, उनकी सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी, और उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है वो कभी कोई और कर ही नहीं सकता, और हम बिल्कुल उसे भूल सकते भी नहीं है। और हम क्या भूलेंगे, हमारी आने वाली कोई पीढ़ी भी नहीं भूल सकती। बिल्कुल। और कहते भी हैं ना कि उनको एक दर्जा मिला था, मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जानते थे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मिसाल मैन, एक मिसाल के तौर पे लोग उन्हें याद ज़्यादा बेहतर होगा, तो शायद उसका भी कोई सानी नहीं हुई, ये भी कोई नहीं। इस बात में कोई दो राहें नहीं है। सही। और एक कलाम साहब की एक बहुत खूबसूरत बात मुझे याद आती है जी, कि सपने वो नहीं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। बिल्कुल सही बात। और आप में एक ऊर्जा जगाते हैं। उन सपनों का पीछा करें, उन सपनों को सच करें, साकार करें और एक नए देश का नव निर्माण करें। बिल्कुल अज़हर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और कलाम जी तो मेरे आदर्श रहे हैं, मैं खुद मानती हूँ उनकी हर एक चीज़ अगर मैं सीख सकूँ तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। और मैं क्यों, हमारे पूरे दर्शक अगर ये सीख सके उनकी हर सिखाई हुई बातों को, तो अगर उन्होंने सपने देखने सच्ची में शुरू कर दिए हैं, नींद में नहीं असली में, और उनके पीछे लग गए, तो वो दिन दूर नहीं जब उनका कोई बराबरी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो शर्मा जी, कलाम साहब की जब बात चल रही है, और एक ऐसा व्यक्तित्व जो लगभग हर वर्ग और ख़ासकर स्टूडेंट और हर व्यक्ति को, आप कितने भी बड़े बन जाएं, स्टूडेंट लाइफ तो आपको एक ना एक बार बितानी पड़ती ही पड़ती है। एक छात्र के रूप में आपको जीवन जीना ही पड़ेगा। और हर छात्र के लिए इतनी बड़ी एक मिसाल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ऐसे में आपके साथ भी ऐसा कुछ रहा कि आप भी उन्हें अपने आदर्श के तौर मेरे पे भी देखते आदर्श रहे हैं जी। और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी सादगी जी, नंबर 1। नंबर 2 भौतिक चीज़ों से कोई लगाव नहीं। नंबर 3 शिक्षा से लगाव। जी जब वो राष्ट्रपति भवन में गए थे जी फर्स्ट टाइम, जी, तो उनके पास एक अटैची थी और कुछ किताबें हाथ में थी, और अटैची में भी किताबें थी। अरे वाह। जब वहाँ से वो गए जी। तो भी उनके पास वही अटैची थी और वही किताबें थी, इसके अलावा कोई सामान उनके पास नहीं था। लेकिन शायद तो ऐसे- एक और चीज़ उनके साथ बहुत मेरे हिसाब से थी, वो लाखों लोगों की दुआएं उनके साथ दुआएं थी। साथ और थी। लाखों लोगों का प्यार भी था उनके साथ। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपना कर्म करते हुए जी इस दुनिया से विदा हुए, क्योंकि करोड़ों में एक इंसान ऐसे होते हैं कि जो अपने कर्म क्षेत्र पे, कर्म भूमि पे और कर्म में रत रहते हुए इस दुनिया से विदा हो। जी जी। ये सबसे खास बात थी। और जो अपनी कर्म भूमि पे ही इस दुनिया को विदा कर देता है, तो वाकई में वो व्यक्ति किसी शहीद से कम नहीं शहीद होता। से कम नहीं होता। जी। तो शर्मा जी, आज आप सुप्रभात धरती धुराड़ी के इस मंच पर आए और इतनी सारी आपने बातें हमें बताई, इतना सारा ज्ञान का आपने खजाना, एक पिटारा आपने खोला, और उस ज्ञान के सानिध्य में कोशिश हम भी करेंगे कि हम भी बहुत कुछ सीख पाएँ और हमारे दर्शक भी बहुत कुछ सीख पाएँ। तो शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब न्यूज़ रूम से खबरें आपके लिए। धन्यवाद। सपने वे नहीं होते जो आपको रात में सोते समय नींद में आए, लेकिन सपने वो होते हैं जो रात में सोने न दें। ऐसी बुलंद सोच रखने वाले मिसाल मैन अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम यानी APJ अब्दुल कलाम ने जब देश के सर्वोच्च पद यानी 11वें राष्ट्रपति की शपथ ली, तो देश के हर वैज्ञानिक, हर युवा का सर फख्र से ऊंचा हो गया था।
मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन के नाम से भी जानती है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। कलाम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आए तो इसके पीछे उनके 5वीं कक्षा के अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर की प्रेरणा जरूर थी। अध्यापक की प्रेरणादायी बातों ने उनके जीवन को एक लक्ष्य और दिशा दी। अभियांत्रिकी की शिक्षा के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। वहां इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अध्ययन किया। 1962 में वैज्ञानिक के तौर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में कदम रखा। उनके जीवन का अगला बड़ा अवसर तब आया जब डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। परियोजना प्रमुख के रूप में काम करना उनके लिए एक सम्मान भी था और चुनौती भी। SLV 3 परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक भरोसेमंद प्रमोचन यान विकसित करना था जो 40 किलोग्राम के एक उपग्रह को पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित कर सके। इसमें एक बड़ा काम था यान के 4 चरणों के लिए एक रॉकेट मोटर सिस्टम का विकास करना। हाई एनर्जी प्रोपेलेंट के इस्तेमाल में सक्षम रॉकेट मोटर सिस्टम के इस्तेमाल के लिए 8.5 टन प्रोपेलेंट ग्रेन निर्मित किया जाना था। दरअसल ये एक बड़ी परियोजना थी जिसमें 250 उपभाग और 40 बड़ी उप प्रणालियां शामिल थीं। सभी गतिविधियों में तालमेल बैठाना और टीम का कुशल नेतृत्व करना डॉक्टर कलाम के लिए एक चुनौती थी। अंततः कड़ी मेहनत के बाद 18 जुलाई 1980 को सुबह 8:03 पर श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से SLV 3 ने सफल उड़ान भरी। इस परियोजना की सफलता ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को राष्ट्रीय पहचान दी। उन्होंने 20 वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन यानी इसरो में काम किया और करीब इतने ही साल तक रक्षा शोध और विकास संगठन यानी DRDO में भी रहे। उन्होंने 10 वर्ष तक DRDO के अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया। इन्हीं दिनों उन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की भूमिका भी निभाई। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स को स्वदेशी तकनीक से बनाया। 25 जुलाई 2002 को कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। 25 जुलाई 2002 उन्होंने संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। एपीजे अब्दुल कलाम को विज्ञान के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के नागरिक सम्मान के रूप में 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। एक राष्ट्रपति के अलावा वो एक आम इंसान के तौर पर युवाओं की पहली पसंद और प्रेरक हैं। उनकी बातें, उनका व्यक्तित्व, उनकी पहचान न केवल एक राष्ट्रपति के रूप में है, बल्कि जब भी आम इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है, कलाम का नाम ही उनके लिए प्रेरणा बन जाता है।